नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र यानी कि 3 दिन के छोटे हफ्ते का तीसरा सत्र, जबकि भारतीय बाजारों के अंदर जो उतार चढ़ाव है वो ज़रूर बना हुआ है, क्योंकि खास तौर से गिफ्ट निफ्टी के अंदर करीब करीब गिरावट थी और गिरावट भी अच्छी खासी गिरावट थी। एशियन मार्केट्स के अंदर थोड़ा सा रिबाउंड था, लेकिन भारतीय बाजार उलट ही चल रहे हैं। 309 अंकों की तेजी देखने को मिले निफ्टी में, 1120 अंकों पर कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स करीब करीब 1048 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है निफ्टी बैंक में, और निफ्टी बैंक की जो तेजी है उसको लीड कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस, केनरा बैंक, कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक, जो कि पहली बार 1900 के पार अपने नए ऑल टाइम हाइस पर पहुंच गया। इसके अलावा आज मिड कैप इंडेक्स आधा % ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स आधा % ऊपर, एडवांस डिक्लाइन करीब 1800 शेयर तेजी में और 700 शेयरों में बिकवाली, यानी कि हर एक शेयर की गिरावट सामने करीब करीब 2 से 3 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज लीड कर रहा है बैंक, फाइनेंशियल्स, पीएसयू बैंक। आईटी में लोअर लेवल से रिबाउंड जरूर आया है, एक अच्छी रिकवरी है। 2-2.5% नीचे था आईटी, लेकिन अब आधा % नीचे है। और सारे हैवी वेट टीसीएस जैसे शेयर जो कि लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी के साथ कामकाज कर रहे हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ रचना मैम मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, और साथ ही साथ रचना मैम से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी, आपके सवालों को लेकर भी। रचना मैम, ब्लैक फ्राइडे मना रहे हो क्या आज? ये क्या लगा था ब्लैक फ्राइडे होगा, यहाँ तो ग्रीन फ्राइडे हो गया। गुड फ्राइडे की तरफ मार्केट जा रहा है धीरे धीरे। आप कैसे रीड कर रहे हो? आज बढ़िया रिकवरी मार्केट्स ने दिखाई, और जो उम्मीद थी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में वो तो चल ही रहे हैं, आईटी से उम्मीद नहीं थी कि वो भी रिकवर करेगा, वो भी रिकवर कर रहा है। कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को मैम आप? जी, ये डार्क ब्राउन है, वैसे ब्लैक नहीं है। एंड मार्केट की रिकवरी में यस, बेसिकली सी निफ्टी की अगर ब्रॉड लेवल पे बात करें तो ब्रॉड लेवल पे 21,750 एंड 23,750 और यू कैन से 21,800 एंड 23,800, वहां का जो 2000 पॉइंट का रेंज है उसमें ब्रॉड लेवल पे निफ्टी रोटेट कर रहा है ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। तो लोअर एंड ऑफ द रेंज की तरफ से चला है और हायर एंड ऑफ द रेंज की तरफ पहुंचने को आया है। सो रेंज बाउंड मूवमेंट होते हुए भी अच्छा खासा स्विंग है, बिकॉज द रेंज इटसेल्फ इज ऑफ 2000 पॉइंट्स। तो अच्छी खासी ट्रेडेबिलिटी होती है ऐसी रेंज की। और 21,800 से लेके 23,800 के बीच में जब तक रहेगा तब तक ये रेंज बाउंड मूवमेंट है। सो डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन इन विच जो स्विंग प्ले आउट हो रहा हो, उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। और अगर ये 23,800 के ऊपर निकलेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तो कहीं जाके ये ट्रेंड के रिवर्सल को कंफर्म करेगा वंस वी गेट क्लोजिंग अबाउट 23,800। तो तब तक हम अपस्विंग पे जब जब हमें डिप्स पे अपॉर्चुनिटी मिले तो हायर एंड ऑफ द रेंज के लिए प्ले आउट कर सकते हैं, जो कि पिछले 1-2 दिन से 4 दिन से चल रहा है। तो रचना मैम, क्योंकि इंडियन मार्केट वो पहला मार्केट है जिसने ट्रंप के पूरे टैरिफ के बाद जो गिरावट दिखाई थी उसको रिकवर कर लिया है। ये पहला मार्केट है, बाकी किसी एशियन मार्केट ने रिकवरी नहीं दिखाई इस तरह की जितनी इंडियन मार्केट ने दिखाई है। तो क्या ये मान के चले जो हम सितंबर से बिकवाली देख रहे थे वो थोड़ी ओवर एग्जेजरेट हो गई थी ट्रंप साहब के इस टैरिफ के बीच में, और अब वो ओवर एग्जेजरेशन वाला पार्ट हट रहा है, वापस हम उस जगह पर आ जाएंगे जहां पर सितंबर से लेके फरवरी तक की गिरावट थी? क्या वापस हम 23,000 24,000 इसी रेंज के अंदर काम करेंगे अब? देखिए, 5 बैक टू बैक मंथली रेड बार्स हमें मिले थे जब से गिरावट शुरू हुई। तो 5 महीने की गिरावट के बाद 1-2 ग्रीन बार्स मंथली चार्ट पे भी दिखना इज वेरी मच पॉसिबल, और वही हम फिलहाल देख रहे हैं। अगर हम रीसेंट हाइस पे जाएंगे कि नहीं, उस सवाल की बात है, तो वो हम जा सकते हैं प्रोवाइडेड वी स्टार्ट गिविंग अ क्लोज अबाउट 23,800। 23,800 तक जैसे हमने बताया रेंज में है, लेकिन 23,800 के ऊपर अगर हम 2-3 दिन भी क्लोज देना शुरू करेंगे, या तो 23,800 के आजू बाजू 200-300 पॉइंट में गिरावटें समा जाए, रुक जाए, हॉल्ट कर जाए, ऐसा भी अगर हुआ, 23,800 के आसपास अगर कंसोलिडेशन भी हुआ, तो दैट विल इंक्रीज द चांसेस और प्रोबेबिलिटी कि हम दोबारा जो पिछले साल के हाइस थे सितंबर से अक्टूबर तक, वहां पे हम रिविजिट कर सकते हैं।
तो आपको एक राय दी गई है खासतौर से इंडेक्स को लेकर भी। जरा अब निफ्टी के टॉप गेनर लूजर भी लेकर आए, क्योंकि आज तो बोलबाला पूरा बैंक्स और फाइनेंशियल्स का ही है। अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स के ऊपर नजर डालेंगे तो उसमें मेजरली आपको बैंक्स दिखाई पड़ेंगे, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, इटर्नल यानी कि जोमेटो और ग्रासिम, यहाँ पर कुछ खरीदारी है। इसके अलावा आज जो गिरने वाले शेयर हैं उनकी अगर बात किया तो विप्रो नंबर्स के बाद, हीरो मोटोकॉर्प, कोल इंडिया, टेक महिंद्रा, यहाँ पर थोड़ा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आज मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों की बात किया तो सबसे ज़्यादा खरीदारी है भारतीय हेक्सा में, वारी रिन्यूएबल में, हुडको में और एल&टी फाइनेंस में, जहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो थोड़ा बहुत प्रेशर पेटीएम में है, टोरेंट पावर में है, केपीआईटी में है, जुबिलेंट फूड में, जहाँ पे बिकवाली देखने को मिल रही है। और स्मॉल कैप साइड पर जो बढ़ने वाले शेयर हैं उसमें फैक्ट है, केफिन टेक है, डिलीवरी है, नारायण हृदयालय है, नए ऑल टाइम हाइस पे कामकाज कर रहा है। और गिरने वाले शेयरों में आज थोड़ा दबाव है सोना कॉमस्टार में, टैरल में, एक्यूम ड्रग में और आरके फोर्जिंग में, जहाँ पे हाल में तेजी आई, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। रचना में एक बार जरा पूरा भारतीय ग्रुप देखिए, इंडस टावर, भारतीय एयरटेल, भारतीय हेक्साकॉम, तीनों में ही जबरदस्त तेजी है। टेक्निकली तो तीनों के तीनों अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ ही जा रहे हैं, तो टेक्निकली तो ये साउंड होंगे, मतलब इशू आएगा ही नहीं इनके साथ। लेकिन अदरवाइज जिस तरह का रनअप दिखाया है, बाजार की मंदी में भी ये चल रहे थे और बाजार की अब रिकवरी में भी ये चल रहे हैं, क्या ये स्ट्रेंथ है या साइन ऑफ टॉपिंग आउट है? नो, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है डेफिनेटली। और हेक्साकॉम की अगर भारतीय एयरटेल अच्छा है ही, अच्छा कर रहा है और आगे और अच्छा करने का चांस भी है। और ये सारे काउंटर्स वो है जो ये ग्लोबल टर्मोइल जो चल रहा है, जो जिटर्स चल रहे हैं, टेंट्रम्स चल रहे हैं, उनमें जिन फैक्टर्स पे ज्यादा, जिन सेक्टर्स पे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, वो सेक्टर नहीं है ये थोड़ा डोमेस्टिक स्टोरी ड्रिवन सेक्टर है। और ना इसको क्रूड से कोई लेना देना है, ना जट से इसको कोई कंजम्पशन फॉल की असर होगी, ना इन्फ्लेशन की जट से असर होगी। तो ये उस हिसाब से देखा जाए तो ये सेफ नेम्स भी है। और भारतीय हेक्साकॉम की भी अगर बात करें तो अभी जो मूवमेंट आई है 1600 के ऊपर जो ये बैठा हुआ है, तो जब से ये 1500 के ऊपर निकला है तब से दिस इज अ मेजर ब्रेकआउट ऑल्सो, जो सितंबर से लेके अभी तक की रेंज का ब्रेकआउट है, सितंबर 24 से लेके अभी तक की रेंज का ब्रेकआउट है। और ये पहली बार है उस ब्रेकआउट की जो इस हफ्ते पे क्रिएट हुई है। और आगे इसमें फॉलो थ्रू मिलने के चांसेस बढ़िया रहेंगे अगर ओवरऑल मार्केट भी अच्छा रहेगा तो। और जब तक ये काउंटर 1400 के ऊपर बना रहेगा तब तक पॉजिटिविटी इसमें कंटिन्यू होने के पूरे चांसेस है। इंडस टावर की भी अगर चार्ट चेक करें, यहाँ पे भी हम एक अटेम्प्ट कर रहे हैं रेंज बाउंड मूवमेंट से निकलने की। एक छोटी रेंज है कंपैरेटिवली यहाँ पे, करीब करीब अक्टूबर 24 से लेके अभी तक की जो यहाँ की भी रेंज है उसमें से निकलने का अटेम्प्ट यहाँ पे भी हो रहा है। और जब तक ये 370 के ऊपर बना रहेगा तो ये ब्रेकआउट भी आगे फ्रक्टिफाई होके 450 तक जाने के, 470 तक जाने के चांसेस रहेंगे विद द सपोर्ट ऑफ द ओवरऑल मार्केट। तो आपको एक राय दी गई है खास तौर से भारतीय एयरटेल या पूरे ग्रुप के ऊपर, जो कि आज इंडेक्स के टॉप गेनर भी हैं। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करते हैं दर्शकों के सवालों को लेकर। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी रचना मैम से कोई भी सवाल पर उनकी राय जानना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9311121874 और money9 query@tv9.com। ये दो तरीके हैं। साथ ही साथ अगले 1 से 1.5 घंटे तक हम लाइव रहने वाले हैं फेसबुक और यूट्यूब पर भी, तो आप वहाँ पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। रचना मैम, पहला सवाल आया है माधव मित्तल साहब का। इनके पास इन्फोसिस के शेयर हैं, 1390 रुपये के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है और ये नई खरीदारी और करने की इच्छा रख रहे हैं। कंसीडरिंग विप्रो के नंबर, कंसीडरिंग टीसीएस के नंबर, दोनों जो ड्रॉप दिखा चुके हैं, अब क्या इन्फोसिस के लिए वेट करें या वो डिस्काउंट कर चुका है? देखिए, ये काउंटर्स ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू नेम्स है पहली बात, और अच्छे खासे गिरे हैं अपने हाई लेवल से। तो आप यहाँ पे अगर एंटर करते हैं इस लेवल के करीब करीब, तो पार्ट इन्वेस्टमेंट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इन्होंने ऑलरेडी पहले ले रखे, दूसरा लॉट लेना चाहते हैं तो वो चीज वो करेंगे। तो ओवर लॉन्गर टाइम फ्रेम हायर चांसेस आर दैट कि इट शुड वर्क आउट फॉर हिम। एंड 1400 के आसपास के लेवल पे आप इन्फी में बिल्कुल ही गलत जाए ऐसा चांस कम रहेगा। तो चांसेस है कि इट वुड बी गेटिंग अ गुड एंट्री रादर, एंड ओवर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम ये दोबारा से अपने हाइस को छूने चाहिए एज एंड व्हेन द ग्लोबल जिटर सेटल डाउन। एज ए डिस्क्लोजर, मैंने भी अभी रिसेंटली इसमें ऐड किया अपना पोजीशन। मतलब आपने इन्फोसिस लॉन्ग किया मैम? जी। टीसीएस पे क्या बुराई थी? तो वो भी कर लेंगे। नहीं, टीसीएस इसलिए पूछा मैम क्योंकि टीसीएस का जो ओवरहैंग है अर्निंग का वो डन है।
इन्फोसिस की ओवरहैंग जो अर्निंग का है वो पेंडिंग है, तो हो सकता है इन्फोसिस कोई बड़ा बम ना फोड़ दे, लेकिन टीसीएस ऑलरेडी फोड़ चुका है, सो ज्यादा सेफ तो टीसीएस दिख रहा है। नहीं कर सकते हैं, टीसीएस भी कर सकते थे। मैंने इन्फी इसलिए चुना, इट हैज वर्कड आउट फॉर मी अर्लियर एज वेल नाइसली। एंड यहाँ पे इन्फी में जो हिस्टोरिकली जिन लेवल से ये अच्छा टर्न देता है उस टाइप के लेवल पे ये फिलहाल बैठा हुआ है, सो आई थॉट टू गिव इट अ चांस। ओके मैम, हरीश मोदानी साहब का एक सवाल आया है, इनके पास शक्ति पंप के शेयर हैं 960 रुपए के दाम पर, और इनका ये मानना है कि गर्मियों का समय है तो पंप की डिमांड ज़्यादा आती है। आप क्या राय रखते हो? आप ही के क्षेत्र की कंपनी है, क्या किया जाए? जी, शक्ति पंप में सीजन तो आके चला जाएगा थोड़े टाइम में। अगर आपका कुछ हफ्तों का ही नजरिया है तो अलग बात है। अदरवाइज इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ लिटिल लॉन्गर पर्सपेक्टिव, मीडियम टर्म के हिसाब से भी देखें तो ये काउंटर ठीक ठाक है, और तब तक ठीक ठाक रहेगा जब तक ये 800 के ऊपर बना रहेगा। राइट नाउ वी आर सिटिंग एट 942 एंड 800 के ऊपर पॉजिटिविटी बरकरार है, जो इस काउंटर को ऊपर की साइड पे आने वाले टाइम में और मीडियम टर्म 1300 की तरफ भी लेके जा सकती है। तो रचना मैम, जो इस गर्मी का सीजन है इसके शेयर ऑलरेडी गर्मी वाला पार्ट डिस्काउंट कर चुके हैं, अब क्या मॉनसून डिस्काउंट करने का समय आ रहा है, या अभी भी गर्मी को डिस्काउंट किया जा सकता है? क्योंकि अब जो है फर्टिलाइजर देखो, आप कोरोमंडल, चंबल, ये सब नए हाइज बना रहे हैं और फर्टिलाइजर का स्पेस है ये। सो अभी क्या बाजार समझ रहा है, क्या इस समय समर को डिस्काउंट करें या इस समय मानसून को डिस्काउंट करें? नहीं, आप इसमें समर को डिस्काउंट कर सकते हैं, और चांसेस है कि यहाँ पे पॉजिटिविटी जो दिख रही है चार्ट पे वो कंटिन्यू होनी चाहिए, और समर्स के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इसमें इनको जो ग्रोथ मिलना चाहिए सीजन के हिसाब से वो और मिल सकता है। ओके एक सवाल आया है एनटीपीसी ग्रीन को लेकर, इन्होंने 115 रुपए पर बाय कर रखी है और हाल की ये एंट्री है, तो बहुत ज़्यादा तो इसके चार्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे। आप क्या राय रखते हो रचना मैम? देखिए, एनटीपीसी ग्रीन जो है जब से लिस्ट हुआ है तब से कोई ज्यादा परफॉर्म करके तो दिखाया नहीं, इनफैक्ट इट हैज कम डाउन सब्सटेंशियली। अब इसकी पॉजिटिविटी तब बनेगी जब ये 115 के आसपास क्लोजिंग देना शुरू करेगा, एंड वो चीज हो सकती है, लेकिन जब तक विजिबल ऑन चार्ट ना हो जाए तब तक इसको रेंज बाउंड मूवमेंट कंसीडर कर सकते हैं, समवेयर बिटवीन 115 एंड 90। एक सवाल आया है पीएफसी, आरईसी, गेल को लेकर, क्या इन लेवल पर इन तीनों में एंट्री करनी चाहिए? इनके टारगेट्स बहुत नॉमिनल है, 15% के टारगेट इन्होंने रखे हैं, क्या इसके साथ एंट्री की जा सकती है? सेफर बेट है? देखिए, 10 to 15% का अगर आपका टारगेट हो तो पीएफसी को तो आप कर ही सकते हैं बाय, गुड अमाउंट ऑफ चांसेस की पीएफसी एंड फॉर दैट मैटर इवन द काउंटर ऑफ आरईसी, दोनों में ही ये मूवमेंट आ सकती है। आरईसी के लेवल्स की बात करें 426 पे है, 500 तक का इसका रास्ता क्लियर रहना चाहिए, एंड यहाँ पे दोनों में ही आप एंट्री कर सकते हैं। तीसरा गेल था ना जी, गेल में एट दिस पॉइंट इन टाइम वी आर सिटिंग एट अ लेवल ऑफ अराउंड 188, और यहाँ पे 200 तक का रास्ता अवेलेबल है, तो सब 10% जितना अगर आपका एक्सपेक्टेशन है तो यहाँ तक भी इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 200 ओवर 2 वीक्स ऑफ टाइम। तो आप कर सकते हैं निवेश, बट समय अवधि पर डिपेंड करता है, पहला पार्ट। दूसरा, डिविडेंड को भी आप ज़रूर ट्राई करके रखिएगा, डिविडेंड को भी पार्ट को भी डिस्काउंट करिएगा कि ये डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है वैसे। इसके अलावा एक सवाल आया है दीप इंडस्ट्रीज़ को लेकर, 400 रुपये के दाम पर इसमें खरीदारी की है लॉन्ग टर्म के लिए, 400 रुपये के दाम पे खरीदारी है, क्या टारगेट देखेंगे लॉन्ग टर्म में? दूसरा, सीमेंस जो अभी नई एंटिटी है डीमर्ज के बाद, क्या इसमें एंट्री की जा सकती है इस कॉर्पोरेट एक्शन के बाद? दीप इंडस्ट्रीज की जहां तक बात है, दिस स्टॉक नीड्स टू क्रॉस द लेवल ऑफ 510 इन ऑर्डर टू स्टार्ट परफॉर्मिंग। फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे जरूर है पर कंसोलिडेट कर रहा है। ड्यूरिंग दिस कंसोलिडेशन अगर ये 450 के ऊपर बना रहेगा तो हाई चांसेस कि आगे जाके 500 को क्रॉस करेगा, जब इसमें मोमेंटम में इंक्रीमेंट आएगा जो इस काउंटर को फिर 560-70 तक लेके जा सकता है टू बिगिन विद। और जब तक ये 500 को क्रॉस नहीं करता तब तक थोड़ा बहुत रेंज बाउंड रहने के कुछ हफ्तों के लिए चांसेस है इसमें। दूसरा काउंटर आपने कौन सा बोला? मैंने दूसरा नाम लिया मैम सीमेंस का, पोस्ट डीमर्जर के एंट्री करने लायक है ये? सीमेंस की जहां तक बात है, यहाँ पे हम पॉजिटिविटी तब देखेंगे जब ये काउंटर 3000 को क्रॉस करेगा। फिलहाल वो कॉर्पोरेट एक्शन के बाद थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है अपने प्राइस के आसपास 2700-2800 के आसपास, और ये कंसोलिडेशन थोड़ा टाइम और रह सकता
सकता है ऐसे ही। जब ये 3000 को क्रॉस करेगा तब इसमें यू कैन सी कि एक अपस्विंग जनरेट हुआ है, जो फिर इस काउंटर को आगे जाके 300 एंड मोर की तरफ लेके जाएगा। बट देयर आर चांसेस कि कुछ टाइम तक ये करंट लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट करता रहे। अल्पेश प्रजापति साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास एमआरएफ के 5 शेयर हैं। मैम, टायर स्पेस वैसे ही बहुत बीटन डाउन है, चाहे जेके हो, सीएट हो, अपोलो हो और अब एमआरएफ हो, सब में ही रिकवरी आ रही है पिछले 2 दिनों से। कल भी बढ़िया चला था जेके और सीएट। आप कैसे देख रहे हो एमआरएफ को? लोअर लेवल से रिकवर तो हुआ है, अभी क्या करें? देखिए, एमआरएफ टर्न डेफिनेटली हुआ है एंड यहाँ पे हम there is some problem in the levels that I'm seeing here. मैम, क्या 10 लाख दिख रहा है आपको? 126,325 पे है ना ये? हाँ मैम, इतना ही भाव है इसका, 1 लाख से ऊपर ही काम कर रहा है। आई नो। यहाँ पे रिसेंटली जो लेवल है वहां से टर्न तो जरूर हुआ है, 1,10,000 के आसपास से टर्न तो ये जरूर हुआ है। और मेरे हिसाब से आगे फ्रक्टिफाई होनी चाहिए जो मूवमेंट है वो, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसको ऑलरेडी वो टेक आउट करके बैठा हुआ है। एंड 1.4 1,40,000 तक का रास्ता यहाँ पे साफ है, और जब तक ये 1 लाख के ऊपर रहेगा तब तक ये पॉजिटिविटी बरकरार रहनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग्स दिए इसने पिछले 3-4 हफ्ते में। मैम, बाकी टायर कंपनियां देखना जरा, सीएट, अपोलो, क्योंकि क्रूड का नीचे आना इनके लिए होता तो पॉजिटिव है। सो क्या सिचुएशन यहाँ बनेगी? देखिए, सीएट की चार्ट पैटर्न साइडवेज है, लेकिन उसमें अपस्विंग चालू है। साइडवेज में जो लोअर एंड ऑफ द रेंज से अपर एंड ऑफ द रेंज की तरफ काउंटर जाता है, वो स्विंग यहाँ पे चालू है, जो इस काउंटर को 3300 की तरफ लेके जा सकता है। फिलहाल हम 3000 के करीब बैठे हुए हैं, तो 200 से 300 रुपए का एक अपस्विंग यहाँ पे भी जनरेट हो सकता है। एंड अपोलो टायर्स की जहां तक बात है, तो अपोलो टायर्स में राइट नाउ वी आर सिटिंग एट द लेवल ऑफ अराउंड 450 ऑन द प्राइस, और यहाँ पे भी एक स्विंग बना है, लेकिन इसको अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। कंपेयर टू दिस एमआरएफ इज बेस्ट प्लेस्ड। ओके, एमआरएफ ज़्यादा बेटर साइड पे दिखाई पड़ रहा है। मैम, आबिद साहब का एक सवाल आया है, इनके पास सरला परफॉर्मेंस के शेयर हैं, 1000 शेयर लेके इन्होंने रखे हुए हैं 74 रुपये के दाम पर, और स्लोली एंड स्टेडली सरला परफॉर्मेंस जो है वो बेटर करके भी गया, इनफैक्ट 95 आ गया, कल भी इसमें 8% की तेज़ी थी। सो इन्हें गेन तो अच्छा है, अब ये गेन को लेकर निकल जाए या टेक्निकल टारगेट आप क्या देख रहे हो? सरला परफॉर्मेंस राइट नाउ 95 के आसपास बैठा हुआ है, और मेरे हिसाब से ये काउंटर फर्दर फ्रक्टिफाई हो सकता है। ऑन द अपसाइड इट कैन गो टुवर्ड्स 120, तो यहाँ पे काफी चांसेस है फॉर फर्दर अप मूव। इनको अगर अपनी पोजीशन पहले की बनाई हुई है और अगर प्रॉफिट में है, तो एसएल को ट्रेल करके करीब करीब 85 पे ले लेना चाहिए। जब तक ये 85 के ऊपर रहता है तो यू शुड टेक अ चांस एंड मे बी यू कैन एक्सट्रैक्ट आउट सम मोर जूस। तो आप अभी तो होल्ड करिए आबिद साहब, और 125 रुपये, यानी कि यहाँ से 25% का और पोटेंशियल अपसाइड स्टॉक में खुल सकता है। सो बने रहना ज़्यादा बेटर है। वैसे भी परफॉर्मेंस वाइज भी ये कंपनी अच्छी है, वैल्यू वाइज भी ठीक ठाक है, और उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा अगर कुछ और स्टॉक्स की बात की जाए तो एक सवाल आया है एनएमडीसी पर। सुमित जैन साहब पूछ रहे हैं कि ये क्या मौजूदा दाम पर लंबी अवधि के लिए स्टॉक को ऐड कर सकते हैं? आप क्या राय रखते हो मैम? आप अगर लंबी अवधि के लिए एनएमडीसी को ऐड करना चाहते हैं तो साइक्लिकल काउंटर है, उस हिसाब से ध्यान रख के करिएगा। करंट लेवल जो है वो अच्छा है, एंड देयर आर गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि यहाँ से आपको एक अच्छा अपस्विंग प्ले आउट होता हुआ दिखाई दे, प्रोवाइडेड ये काउंटर जब तक 55 के ऊपर रहेगा तब तक ये पॉजिटिविटी आगे इस काउंटर को लेके जा सकती है, करीब करीब टू बिगिन विद टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 75 और 80। तो 75 to 80 के जोन्स में कहीं ये जा सकता है। एक सवाल मैम ग्लोबस स्पिरिट्स को लेकर भी आया है, अभय श्रीवास्तव साहब का सवाल है, और करीब 1000 शेयर हैं, 990 रुपये के दाम पे इनकी खरीदारी है। लिकर स्पेस में स्ट्रेंथ तो दिख रहा है खाली यूनाइटेड स्पिरिट्स और रेडिको में, लेकिन ये जो छोटी कंपनियां हैं, चाहे ग्लोबस हुआ, जीएम हुआ, इनको आप कैसे रीड कर रहे हो? नहीं, ये अच्छा है काउंटर, ये भले छोटे काउंटर्स में आता है, लेकिन द चार्ट इज वेरी वेल प्लेस्ड, और करीब करीब 1100 पे बैठे हुए हैं फिलहाल। ये जब तक 1000 के ऊपर रहता है
तब तक दिस इज लुकिंग वेरी गुड। इसका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए ओवर अ मीडियम टर्म, दैट शुड बी अराउंड 1300 रुपए। और लॉन्गर टर्म का अगर आपका होराइजन रहता है तो दिस कैन इवन गिव यू लेवल्स अबव 1600। ओके, तो 1,000 रुपए के ऊपर जब तक बना हुआ है 1100 प्लस 1500 के आसपास के जोन्स भी शायद खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। लिकर बेस्ड कंपनी है, राजस्थान बेस्ड कामकाज है और मेजरली IMIL के अंदर ही कंपनी ट्रेड करती है। IMIL मतलब इंडियन मेड इंडियन लिकर के अंदर। इसके अलावा जितेंद्र साहब हमारे साथ मौजूद हैं रेवाड़ी से बातचीत करने के लिए। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जितेंद्र जी, क्या सवाल है आज आपका? सर मैंने 1008 किया थी 96.53, तो अभी क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए। आपने कितने शेयर बोले जितेंद्र जी? 1008 8 क्यों? सर ये एज पर बजट। अच्छा, मुझे लगा कोई खास शुभ नंबर है इसलिए आपने 1008 चुना। तो होता ना 1008 करके बड़ा फेमस नंबर है, इस चक्कर में शायद आपने चुना उसको। एनीवेज, कितना समय आप इसे और दे सकते हो जितेंद्र जी? सर 3 मंथ। 3 महीने का। तो रचना मैम, NHPC मतलब पिछले साल के ड्रीम रन के अलावा ये बहुत ही स्लो मूवर की कैटेगरी में रखा जाता था। 1008 शेयर इनके पास है, 96.50 के दाम पर है। 3 महीने का इनका नजरिया है, करना क्या चाहिए इन्हें? देखिए 3 महीने में ये काउंटर इनको प्रॉफिट भी दे दे और एंट्री प्राइस को क्रॉस कर ले, ऐसे चांसेस बन सकते हैं अगर ओवरऑल मार्केट इतना स्ट्रांग रहेगा जितना कुछ दिनों से है। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट में या अपनी मार्केट में जिटर्स आए तो 3 महीने जितने लिमिटेड होराइजन में एंट्री को क्रॉस करके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस कम है। और थोड़ा सा अगर नजरिया लंबा कर सकते हैं ये तो 80 के SL के साथ पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड इन दैट केस अगर ये थोड़ा नजरिया लंबा करेंगे तो देयर आर गुड चांसेस कि ये काउंटर इनको 110 तक के लेवल्स भी दिखाए। तो आप थोड़ा नजरिया बढ़ाइए जितेंद्र साहब। शेयर में चाल तो आ जाएगी लेकिन इतनी जल्दी आएगी इसकी उम्मीद थोड़ी कम है। सो उस पार्ट को भी आप ध्यान रखिएगा और उसके हिसाब से ही काम करिएगा। इसके अलावा अब आयरेडा पर भी एक सवाल आया हुआ है। 1002 शेयर है और 202 रुपये के दाम पर खरीदारी है। रचना मैम, रिसेंटली बहुत चर्चित हुआ है, ये चला भी है, नंबर्स भी आया, नंबर के बाद ये लगातार टूटेगा जेंसॉल में एक्सपोजर की वजह से, लेकिन तो उलट चल गया 6%। क्या करना चाहिए आयरेडा में? देखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए अगर कोई प्ले करना चाहता है तो अगर करीब करीब 160 और 65 के बीच में कहीं पे एंट्री मिलती है, समवेयर बिटवीन 165 एंड 70, तो या तो 160 एंड 165 के बीच में भी अगर एंट्री मिलती है तो वो लेनी चाहिए। और शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए इसमें फिर आप प्ले कर सकते हैं फ्रॉम अ 3 to 4 months ऑफ होराइजन विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 150। लेकिन करंट लेवल पे 174 पे जहाँ पे वो हल्का सा पुल बैक दे रहा है तो फ्रेश एंट्री नहीं करनी चाहिए। और 150 का अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो इन एनी केस ऐसे लगाना चाहिए। तो आपको एक राय दी गई है खास तौर से आयरेडा के संदर्भ में भी। मैम, इसके अलावा एक सवाल आया है दीपक नाइट्राइट को लेकर। मनीष कुमार सिंह साहब का सवाल है। 2580 रुपये के दाम पर खरीदारी है और ये केमिकल और फर्टिलाइजर कुछ तो चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं। सो इसमें क्या करना चाहिए? 2580 पे नहीं खरीदारी है। देखिए अभी तो ये बेस बनाने की प्रोसेस में लगा हुआ है एंड बेस बिल्डिंग इज अ पेनफुल एंड अ लॉन्ग प्रोसेस। तो बी प्रिपेयर्ड कि अगर आप इसमें पोजीशन बनाए हुए हैं तो आपको काफी इसको पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ेगा। और अगर नहीं होल्ड करना चाहते तो आपको 1840 के आसपास इसमें एसएल लगाना होगा। 1840 अगर होल्ड कर गया तो देयर आर चांसेस कि बेस बिल्ड होके आगे जाके ये 2100 को क्रॉस करके फर्दर हायर जा सकते हैं 2300 एंड 2300 प्लस की तरफ। लेकिन जब तक ये 2100 से 2100 तक की रेंज के बाहर नहीं निकलता तब तक पेनफुल रह सकता है। सो पेशेंस बहुत दिखानी पड़ेगी और 1840 के आसपास का एसएल जो है वो बहुत जरूरी है। और वाघेला साहब पूछ रहे हैं कि अदानी ग्रीन में अगर एंट्री करनी हो तो कहाँ करनी चाहिए? वैसे ही पूरा अदानी ग्रुप में बहुत समय से शांत है। कल कुछ खबरें भी आई GQG के इन्वेस्टमेंट की इस ग्रुप में, तो आपको लग रहा है क्या कि इसका भी अब समय आ रहा है धीरे धीरे वापस चलने का? देखिए अदानी ग्रुप जो है ज्यादातर इसमें मूवमेंट्स न्यूज बेस्ड रहती है और जब कोई भी पॉजिटिव न्यूज अगर आ गई या एक ओवरऑल मार्केट में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्विंग आ गया तो उसके साथ साथ थोड़ा बहुत ये चल लेता है, बट गिव अप भी बहुत जल्दी करता है हुए गेन्स को। तो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से पढ़ते हैं
तो अदानी ग्रीन में स्पेसिफिकली करंट लेवल्स पे कर सकते हैं एंट्री, लेकिन आपको 790 के करीब एसएल लगाना होगा। एंड अगर 790 के ऊपर ये सस्टेन कर गया, अभी 960 के आसपास है, तो 160-170 रुपीज के एसएल को अगर ये सस्टेन कर गया तो देर आर चांसेस कि फिलहाल जहाँ पे वो बैठा है लोअर एंड ऑफ द रेंज, वहां से लेके वो अपर एंड ऑफ द रेंज विच इज अराउंड 2000 वहां तक भी जा सकता है। बट इट इज अ लॉन्ग जर्नी, ये हायर टाइम फ्रेम की रेंज है, तो लंबा नजरिया रखे एंड 790 का एसएल रखे। दो चीज अगर करने को रेडी है तो आप इसमें लेवल सही है, एंट्री कर सकते हैं। तो अगर आप एंट्री करना चाह रहे हैं, थोड़ा लंबी अवधि का इसमें अपना नजरिया रखकर आप एंट्री बार को कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ शिवम तिवारी साहब मौजूद हैं लखनऊ से बातचीत करने के लिए। तिवारी जी नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार तिवारी जी, क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरे पास 100 शेयर्स हैं चेन्नई पेट्रोलियम के 588 के रेट पे। तो ये कब हमें की- 6 महीने का व्यू जानना था मैम से। खरीदारी कब की थी आपने तिवारी जी? सर खरीदारी तो हमें करे हुए लगभग 7 से 8 महीना हो चुका है। ओके जी, एवरेजिंग के हैं ये रेट्स। ओके, तो आपने ऊपर के 1200 के लेवल भी देखे होंगे फिर तो? जी 1200 के लेवल देखे थे, उसके बाद जब ये शेयर 900 पे ड्रॉप हुआ था उस पॉइंट से लेना चालू किया था। तो ओके बीच में जब ज्यादा गिरने लगा तो थोड़ा सा एवरेज कर लिया था। अभी करंट में यहाँ पर है ठीक है। 588। तो अब आप इसको और कितना समय दे सकते हो तिवारी जी? सर कंफर्टेबली 6 महीने तो दे ही सकते हैं, बट इन केस अगर अच्छा रहा ट्रेंड तो साल भर भी दे सकते हैं। चलिए, तो रचना मैम क्या करना चाहिए? चेन्नई पेट्रो इन्होंने खरीद रखा है, एक तो बढ़िया डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है, 7-8% का तो यील्ड ही है इसका स्टॉक का, और दूसरा इनकी खरीदारी से ऊपर भी है। 580 पे खरीदारी, 626 पे कामकाज कर रहा है, 40-50 रुपये का गेन है। समय 6 महीना तो मिनिमम दे ही सकते हैं, और भी बढ़ा सकते हैं। आप क्या राय रखते हो? जी इनका क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट में है और चार्ट पे दिख रहा है कि एक टर्न लिया तो है काउंटर ने, एंड बिकॉज हिज टाइम फ्रेम इज आल्सो फ्लेक्सिबल, तो ही शुड होल्ड, ही शुड कंटिन्यू टू होल्ड। और 500 के आसपास ऐसे लगा लेना चाहिए अब इनको, और 500 का नंबर जब तक होल्ड करेगा तो गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि आने वाले टाइम में इनका ये काउंटर प्रॉफिट देके जाएगा इनको। इसका टारगेट जो हो सकता है वो करीब करीब 900 तक हो सकता है ओवर अ लॉन्ग 1 ईयर प्लस टाइम फ्रेम, एंड 900 अगर क्रॉस कर गया तो फिर वो 1100 की तरफ भी जा सकता है। तो आप थोड़ा सा समय अगर दे रहे हैं तो आराम से आप बने रहिए तिवारी साहब। वैसे भी आप ठीक ठाक सिचुएशन में हैं, स्टॉप लॉस आपको बताया गया है, आप उसे ट्रेल करते रहिए और धीरे धीरे अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर नंबर्स के साथ बने रह सकते हैं। अच्छा निवेश है आपका वैसे ये। अक्सर साहब पूछ रहे हैं कि क्या IRFC RVNL रेलवेज में एंट्री की जा सकती है शॉर्ट टर्म के लिए? आप कैसे देख रहे हो मैम? IRFC में शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री इज नॉट, शॉर्ट टर्म के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज दूसरी जगहों पे अवेलेबल है। मैं इसको IRFC को तो शॉर्ट टर्म के लिए सजेस्ट ना करूं। और RVNL की जहां तक बात है, इसकी भी सिमिलर सिचुएशन है। शॉर्ट टर्म में अगर देखना है तो देयर आर बेटर सेक्टर्स एंड बेटर स्टॉक्स अवेलेबल, या इन दोनों को अवॉइड करें। तो आप फिलहाल दोनों में बने रह सकते हैं या फिर अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप नया निवेश करना चाह रहे हैं तो अवॉइड करिए, पुराना है तो बात अलग है, लेकिन नए निवेश के लिए आप अभी के लिए इसको अवॉइड करिए। अच्छे विकल्प बाजार में अवेलेबल हैं, ये बात रचना मैम पहले भी कई बार बोल चुके हैं। रचना मैम अच्छे विकल्प से याद आया, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को आप कैसे देख रहे हो? मतलब मैं अच्छा विकल्प नहीं मान रहा हूँ उसको, मैं सिर्फ चार्ट पूछ रहा हूँ आपसे, ये कैसे रीड कर रहे हो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को? ये बहुत समय से एक दायरे में, क्या किया जाए इसमें? देखिए बहुत से समय से दायरे में जरूर है, लेकिन फिर भी अगर आपका लंबा नजरिया है तो करंट लेवल्स आर क्वाइट अट्रैक्टिव। एंड यहाँ पे ये काउंटर जब तक 1100 के ऊपर रहेगा तो मेरे हिसाब से ओवर लॉन्गर टाइम फ्रेम ये काउंटर प्रॉफिट देके जाना चाहिए। ओवरऑल मार्केट जैसे रिकवर करी है, ऐसे अगर रिकवर करती रहेगी, आगे फर्दर हाइज बढ़ती रहेगी, तो दिस काउंटर इज डेफिनेटली गोइंग टू पार्टिसिपेट। पहला इसका टारगेट 1400 के आसपास हो सकता है, और उसके बाद 1600 की तरफ भी 1 ईयर प्लस टाइम फ्रेम में ये काउंटर जा सकता है। इसके अलावा मैम एक सवाल सोमबीर भोरिया जी का आया है। इनके पास लाओपाला के शेयर हैं, 222 रुपये के दाम पर खरीदारी है, और पिरामल फार्मा है 242 रुपये के दाम पर। इनका सवाल यह है कि क्या पिरामल फार्मा से निकलकर लाओपाला को और ऐड करना चाहिए? ऑलरेडी करेक्टेड है पिरामल भी, और लाओपाला तो वैसे ही बहुत करेक्ट हो चुका है। क्या किया जाए इन दोनों में? लाओपाला में अब फिलहाल जो प्राइस है बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे है, और 235 का प्राइस है यहाँ पे।
ये जब तक काउंटर 190 के ऊपर रहता है तब तक ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू हो सकती है। इसका शॉर्ट टर्म के हिसाब से 270 तक टारगेट जाता है। करीबन 10 to 15% का राइज यहाँ पे 3 to 6 मंथ्स के अंदर आ सकता है, मे बी प्रोबेबली 3 मंथ्स। एंड अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो फिर ये 360 को भी क्रॉस करके हायर लेवल पे जा सकता है। एज एंड व्हेन इट कीप्स क्रॉसिंग वन आफ्टर द अदर लेवल तो हम उसकी बात कर सकते हैं। एंड पिरामल फार्मा की जहां तक बात है तो इसमें हम एट दिस पॉइंट इन टाइम 221 के आसपास बैठे हुए हैं। लॉन्गर टाइम फ्रेम के हिसाब से दिस इज आल्सो लुकिंग गुड। एंड जब तक 190 के ऊपर ये बना रहेगा तो आगे जाके काउंटर जब 230 क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो इसमें मोमेंटम में इंक्रीमेंट आ सकती है जो उसको 270 एंड 90 की तरफ लेके जा सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ 6 to 12 मंथ्स। एक सवाल पूछने के लिए हमारे साथ आशीष कुमार साहब मौजूद हैं शाहजहांपुर से। आशीष जी नमस्कार। जी भाई को नमस्कार। नमस्कार आशीष जी। आशीष जी शाहजहांपुर में इक्विटी कल्चर कैसा है? पर बहुत ज्यादा नहीं है। आपको मिल जाते हैं लोग आमतौर पे बात करने वाले शेयर बाजार से रिलेटेड? नहीं सर, नहीं मिलते हैं। तो आप कैसे अपना राय और आप कैसे मैनेज करते हो ये सब चीजें? सर आपसे ही यूट्यूब पे कनेक्ट रहते हैं और लंबे टाइम से। तो ट्रेडिंग करते हो आप या इन्वेस्ट करते हो? इन्वेस्ट करते हैं सर। चलिए आज क्या सवाल है आशीष जी आपका? जी हमारे पास सर ट्यूब इन्वेस्टमेंट के 50 शेयर हैं 2500 के भाव पे। ओके। और ऐड करना चाहते हैं, किस भाव पे ऐड करें? आपने ये वाले शेयर कब खरीदे थे? ये सर अभी खरीदे हैं 2 दिन पहले। ओके। और कितना समय आप और दे सकते हो उसे? सर समय की कोई समस्या नहीं है सर। समय को दिक्कत नहीं। ओके ओके ओके। तो रचना मैम, ट्यूब इन्वेस्टमेंट हाउस ऑफ मुरुगप्पा की वन ऑफ द क्लास कंपनी है और ऊपर से 5000 से शेयर करेक्ट होकर आधा हो चुका है। तो यहाँ खरीदना ठीक है और नीचे खरीदना ठीक है, क्या करें? लंबी अवधि के निवेशक हैं ये। देखिए अच्छे ग्रुप की अच्छी कंपनी जरूर होगी लेकिन जो मार्केट में रिकवरी आई है फ्रॉम द लोअर लेवल्स उसमें इसने कहीं पे पार्टिसिपेट नहीं करा है। दिस काउंटर हैज नॉट पार्टिसिपेटेड एंड हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स भी थोड़े खराब है इसके। तो अगर इन्होंने ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर लिया 2500 के आसपास जैसे इन्होंने बताया तो मेरे हिसाब से 2400 पे ही एसएल लगा लेना चाहिए। अगर 2400 होल्ड कर गया ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ऑफ कोर्स तो फिर भी शायद ये काउंटर थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद टर्न करे, ऐसे चांसेस रहेंगे। बट इन एनी केस अगर 2400 2390 के नीचे क्लोजिंग देना शुरू किया इसने आगे जाके तो फिर दिक्कतें और बढ़ सकती है। पार्टिसिपेशन ना करना इन अ रिकवरी प्रोसेस ऑफ द ओवरऑल मार्केट इज नॉट अ गुड साइन। तो अभी के केस में आपको लेवल बताए गए हैं, हालांकि इसका पार्टिसिपेशन नहीं है और ये भी डिनायल नहीं है कि ग्रुप का स्टॉक चला ही बहुत है। सो ठीक है, थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है। बाकी आप समय दीजिए, वेट करिए, लेट्स सी कहाँ तक सिचुएशन बनते हुए दिखाई पड़ती है। इसके अलावा एक सवाल आया है विप्रो को लेकर। कबीर बंसल साहब का सवाल है, इनके पास विप्रो के 308 पर 90 शेयर हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें करना क्या चाहिए। मैम विप्रो में आज नंबर्स के बाद रिएक्शन तो स्ट्रांग है, सो हो गया स्ट्रांग रिएक्शन पूरा डन या अभी और बाकी है? देखिए आईटी सेक्टर को थोड़ा टाइम जरूर लगेगा बट ये सारी ब्लू चिप कंपनीज है और काफी करेक्शन के बाद इन लेवल्स पे आई है जहाँ पे वो फिलहाल बैठी है। और विप्रो में स्पेसिफिकली जो भी रिजल्ट वगैरह का एक झटके का डर रहता है वो ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। अब ये काउंटर अगर रिसेंट क्लोज जो उसने लास्ट वीक ही बनाया है करीब करीब 228 के आसपास, अगर ये इन लोस को भी प्रोटेक्ट कर लेता है तो आने वाले टाइम में चांसेस है कि ये टर्न करेगा अपसाइड पे। इसमें टर्न कंफर्म होगा या पॉजिटिविटी कंफर्म होगी वो कब होगी? जब ये 250 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा तो 250 के ऊपर दिस विल स्टार्ट लुकिंग पॉजिटिव। फिलहाल यू कैन से इट इज ट्राइंग टू फाइंड अ बेस और ट्राइंग टू फाइंड अ बॉटम एंड अगर 228 जो लास्ट वीक का लो था वो होल्ड कर गया तो वो बॉटम बना के 250 के ऊपर एक पॉजिटिविटी इन द मोमेंटम दिखाना शुरू करेगा। सेफ बाइंग अगर करनी है तो 250 के ऊपर होगी। अच्छा, तो 250 के ऊपर कहीं आप खरीदारी करिए, वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन आपके लिए बनेगी।
इसके अलावा दो और सवाल हमारे पास आए हैं और एक इंटरेस्टिंग सवाल है मैम साईं प्रवीण साहब का। इनके पास एक्सिस बैंक है लोअर लेवल पर और वो ये बेचकर टीसीएस में स्विच करना चाह रहे हैं। तो क्या एक्सिस से निकलकर टीसीएस में जाना एक प्रॉफिटेबल इनके लिए आंकड़ा रहेगा, या फिर ये भी ये चाह रहे हैं कि क्या इसमें कॉस्ट रख लूं और इसके प्रॉफिट से टीसीएस ले लूं? ऐसी सिचुएशन बन सकती है क्या? देखिए, एक्सिस में से निकल के टीसीएस में जाना मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। एक्सिस का आने वाला टाइम जो है बैंकिंग के लिए अच्छा रहना चाहिए, और आने वाले टाइम में आईटी दिक्कत में रहने के चांसेस है। तो आप इसमें से निकल के उसमें जाए वो सही बात नहीं है। स्पेशली एक्सिस का चार्ट अगर स्पेसिफिकली बात करें तो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स वेरी गुड। तो यहाँ पे 1300 तक का तो रास्ता एकदम क्लियर है। तो यहाँ इसमें से एग्जिट नहीं करना चाहिए, ये जो चल रहा है उसको चलने देना चाहिए। आईटी में धीरे धीरे करके किसी भी काउंटर में टीसीएस हो, विप्रो, इन्फी, कुछ भी धीरे धीरे करके पोजीशन बिल्ड जरूर कर सकते हैं फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ दिस काउंटर और एनी अदर मनी। तो नया निवेश करना है तो आपके लिए आईटी में टीसीएस, इन्फोसिस ज़्यादा बेटर नाम है। लेकिन अगर आप एक्सिस से निकल के जाना चाह रहे हैं तो वो एक बार को विकल्प ठीक नहीं रहेगा। सो आप उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब अगला सवाल जो आया वो है रितेश सिंह साहब का। इनके पास केपीआईटी टेक और एल&टी फाइनेंस, इन दोनों में खरीदारी करके चलने की इच्छा है। मैम, केपीआईटी टेक लार्ज अंडर परफॉर्मर और एल&टी फाइनेंस लार्ज आउट परफॉर्मर, कैसे पिक कर रहे हो आप दोनों को? केपीआईटी टेक अंडर परफॉर्मर है और फिलहाल सपोर्ट पे बैठा हुआ है। अगर रिसेंट सपोर्ट इसका भी जो था विच इज अराउंड 995-1000, अगर वो उसको होल्ड करेगा तो धीरे धीरे करके आप इसमें पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, जिसको आउटराइट बाइंग नहीं कहते बट यू कैन से इट्स एक्यूमुलेशन। वो चीज करने के लिए दीज आर गुड लेवल्स। और जब तक ये 1000 के ऊपर रहेगा तो चांसेस है कि आपको एक्यूमुलेशन जोन में ये दिखता रहेगा, कंसोलिडेटिंग फॉर सम टाइम, आफ्टर व्हिच अ अपस्विंग कैन बी जनरेटेड इन दीस काउंटर्स। दूसरा कौन सा काउंटर बोले आप? मैम, एक केपीआईटी, दूसरा एल&टी फाइनेंस। एल&टी फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस में प्राइस के हिसाब से दिस इज करंटली सिटिंग एट अ लेवल ऑफ अराउंड 164 एंड अच्छा खासा बेस बना के इसमें से निकलने का अटेम्प्ट इसने करा हुआ है, जो कि 6 महीने जितने पीरियड का बेस है। तो दिस इज लुकिंग रियली गुड एंड जब तक ये 150 के ऊपर रहेगा इट विल कंटिन्यू टू लुक गुड। आगे जाके इसका टारगेट 190 तक जा सकता है। तो 190 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। सिचुएशन वाइज वैसे भी बेटर दिखाई पड़ रहा है, तो आप उसको भी अदरवाइज देख सकते हैं। एक सवाल पूछने के लिए निताई दास हमारे साथ मौजूद हैं खड़गपुर से। दास साहब नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार दास साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास पेटीएम का शेयर है एट द रेट आपका 785 से। ओके, तो क्या करना चाहिए इसमें, अभी होल्ड करूं या फिर? तो कितना टाइम आप इसे दे सकते हो दास साहब? दे तो सकते हो 6 महीने। 6 महीना। तो रचना मैम, आप क्या राय रखते हो पेटीएम को लेकर? आज न्यूज़ फ्लो भी था वो एक इनके ईसॉप को लेके, फोर फीचर नहीं किया उन्होंने। तो 848 रुपये के आसपास ये अभी कामकाज कर रहा है। इनकी खरीदारी 785 पर है, यानी कि मोटा मोटा 65 रुपये पर शेयर के आसपास का मुनाफा है। 100 शेयर है। करना क्या चाहिए इन्हें? इनको कंटिन्यू करना चाहिए अपना पोजीशन एंड जब तक ये 640 के ऊपर रहेगा तो दिस डज लुक गुड। अपसाइड पे 1000 के टारगेट की तरफ फॉर द इनिशियल टारगेट जाने के लिए रेडी लग रहा है एंड देयर आर गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि अगर ये 640 650 होल्ड कर गया तो ये 1000 का टारगेट हमें आने वाले 3 to 6 मंथ्स के अंदर दिखा सकता है। तो आप फिलहाल तो बने रहो इसके अंदर, लेकिन रचना मैम ये इशू प्राइस कभी अचीव करेगा क्या 2100 रुपये का? इट्स अ लॉन्ग जर्नी और उसके लिए ये जो 1000 से लेके 600 इसका जो लो बना है वहां तक का रेंज का इसको लंबा फॉर्मेशन करना पड़ेगा, जिसके बाद वो चीज पॉसिबल है। बट पहले तो ये 1000 के ऊपर क्लोजिंग देना बंद करे, सॉरी शुरू करे, तो हम इश्यू प्राइस तरफ जाने के बारे में सोचे भी, क्योंकि 1000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आने के चांस है। ओके, एक सवाल मैम तेज करण कनकरिया साहब का आया है। ये टाटा टेक में खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं। आप आईटी में खरीदारी की बात कर ही रहे थे और ये तो ऑलरेडी सबसे ज्यादा बीट एंड डाउन है, यहाँ क्या करें? इसमें वो जो विजिबिलिटी या एक अटेम्प्ट दिखना चाहिए टू टर्न और टू क्रिएट इवन अ बेस,
वो अभी विजिबल नहीं है, ये तब विजिबल होगा जब ये 700 को क्रॉस करेगा। सो विद इन आईटी काउंटर्स देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल एल्सवेयर। तो मेरे हिसाब से आईटी में ही पोजीशन क्रिएट करिए, तो नॉट दिस वन, इसको अवॉइड करें। तो इसको अवॉइड करिए और अच्छे अच्छे नाम और बेहतर बेहतर नाम यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। सभिया सैयद जी हमारी रेगुलर दर्शक भी हैं, इनके पास 2 सवाल हैं। कैंटाबिल और फोर्टिस, इन दोनों में अगर खरीदारी की जाए तो क्या नेक्स्ट टारगेट्स आप देख रहे हो? कैंटाबिल साइडवेज मार्केट में है, इसमें 260 पे बैठा हुआ है प्राइस। अगर इसको स्ट्रॉन्ग अपस्विंग इसका बनता भी है तो इट कैन टेक द काउंटर टुवर्ड्स 280-85 एंड उसके बाद 300 को क्रॉस करता हुआ 310 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा अगर द मोमेंटम कंटिन्यूज। बट द फर्स्ट टारगेट कुड बी 280-285। एंड दूसरा कौन सा काउंटर था? कैंटाबिल और फोर्टिस मैम। फोर्टिस में एज ऑफ नाउ द प्राइस इज होवरिंग अराउंड द लेवल ऑफ 660 एंड यहाँ पे 750 तक ये काउंटर जाए ऐसे पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट टारगेट शुड बी 700 एंड देन 750 ओवर से 3 मंथ्स ऑफ टाइम। मैम मानसी सिंह आपसे पूछ रही हैं कि इनके पास कोचिन शिपयार्ड के शेयर को ये एवरेज करना चाह रही हैं, जिसका ऑलरेडी एवरेज 1900 रुपये आ रहा है। और एवरेज करने की ज़रूरत लग रही है अब क्या कि यहाँ एवरेज करें? दूसरा 6 महीने से 1 साल का नज़रिया इनका। इनका 1900 का एवरेज प्राइस है, तो करंट लेवल पे वो एडिशन कर सकते हैं एंड थोड़ा लोअर फर्दर ला सकते हैं अपने प्राइस को। एंड ये अगर आपका 6 to 12 मंथ्स का नजरिया इसमें रह सकता है तो देयर आर गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि विद द सपोर्ट ऑफ द ओवरऑल मार्केट दिस काउंटर शुड डू वेल and cross the levels of 1750-800 to begin with and then higher than that. तो आप अभी यहाँ पर मानसी जी थोड़ा बहुत एवरेज कर सकती हैं इन केस आप अगर स्टॉक में एवरेज करना चाह रहे हैं तो। एक सवाल आया है रीना परमार जी का, JSW इंफ्रा में अभी एंट्री लेने की बात कर रही हैं, प्लस अशोक लेलैंड 211 पे इनके पास है, इन दोनों में क्या करें? JSW इंफ्रा में 304 पे बैठे हैं हम एंड दिस इज अगेन इन अ साइडवेज मार्केट। क्लैरिटी के साथ जो मूवमेंट्स चाहिए वो ऐसे काउंटर में नहीं मिलेगी। फिर भी अगर आप बने हुए हैं इफ यू वांट टू स्टे पुट तो आप 340 का टारगेट लगा सकते हैं एंड आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब करीब 290 के आसपास। एंड अशोक लीलैंड की जहां तक बात है, हम इसमें करीब करीब 1217 पे बैठे हुए हैं एज ऑफ नाउ एंड जब तक ये 200 के ऊपर बना रहेगा तो चांसेस आर कि ये 240 की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई देगा इन द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स ऑफ टाइम। एंड 240 जब क्रॉस करेगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट 265 के लिए भी खुलेगा, बट दैट विल टेक मोर देन 1 ईयर। तो थोड़ा समय ज़रूर आता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। मैम बहुत सारे सवाल जो हैं वो रेलवेज, डिफेंस, इस स्पेस के ऊपर आना शुरू हुए हैं और रेलवे डिफेंस एक बड़ी तेज़ी के बाद एक बड़ी मंदी भी दिखा चुका है। सो जो बिकवाली है वो यहाँ डन हो गई है या अभी और मतलब रेंज बाउंड ही रहेगा ये? देखिए रेलवे के कंपैरिजन में अगर बात करें तो डिफेंस पे आई वुड बी मोर कीन टू लुक एट दोज नेम्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नजर रखना चाहते हैं तो काउंटर्स लाइक जैसे अभी कोचिन शिपयार्ड की भी बात करें, HAL की भी बात करें, BEL, BDL वगैरह की भी बात करें तो दीज आर कंपैरेटिवली वेल प्लेस्ड, बेटर प्लेस्ड देन द रेलवे नेम्स। तो रेलवे से बेटर पोजीशन एटलीस्ट आपको डिफेंस साइड पे दिखाई पड़ रहा है। एक होम फर्स्ट को लेकर सवाल आया है प्रीति अग्रवाल जी का, इसमें वो टारगेट पूछ रही हैं। उन्होंने खरीदारी का भाव भी नहीं मेंशन किया और अवधि मेंशन नहीं की, लेकिन होम फर्स्ट को आप अदरवाइज कैसे देख रहे हो? होम फर्स्ट का ओवरऑल अगर चार्ट सेटअप देखें तो इसने स्ट्रॉन्ग एक रिकवरी दी है पिछले करीब करीब 2 हफ्तों में। तो 900 से लेकर 1200 तक माने अच्छा खासा 30% ऑफ द स्विंग इज ऑलरेडी प्लेड आउट। तो अगर आप फ्रेश एंट्री करने जाएंगे आफ्टर सच ए ह्यूज मूव तो एक नॉर्मल पुलबैक भी आएगा तो आपके एसएल को ट्रिगर कर सकता है। तो इसलिए अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो थोड़ा पुलबैक का इंतजार करें। अगर आपको ये काउंटर समवेयर बिटवीन 11-1130 मिलता है तो दैट विल बी अ सेफर एंट्री एंड दैट शुड बी कैरीड ऑन फॉर अ टारगेट ऑफ 1300 प्लस। मैम एक सवाल पूछने के लिए हमारे साथ महेंद्र कुमार जी मौजूद हैं। महेंद्र जी नमस्कार। महेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ आवाज आ रही है सर जी। नमस्ते सर जी। नमस्कार महेंद्र जी, आप जालौर से बोल रहे हैं राइट? हाँ जालौर राजस्थान से सर। महेंद्र जी जालौर
ग्रेनाइट सिटी के नाम से फेमस है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ वही सर। तो क्या आपको इतनी मतलब वहां पर है इक्विटी कल्चर इतना इस तरह का? नहीं नहीं सर, अभी मैं हाल फिलहाल तो तमिलनाडु में हूँ सर। ओके ओके ओके। हाँ सर, हाँ। तो क्या बड़ा सवाल है महेंद्र जी आपका आज? सर मैंने वो विप्रो का जो सर शॉर्ट टाइम के लिया था सर, 9000 क्वांटिटी है। 9,000 शेयर आपने विप्रो के खरीद रखे छोटी अवधि के लिए, राइट? हाँ छोटी अवधि के लिए सर, 253 में सर। और ये क्वांटिटी आपने कैश में लिया है कि फ्यूचर में लिया है? नहीं नहीं सर, फ्यूचर में लिया था, अप्रैल पुट में। अप्रैल की पुट ली है या अप्रैल का हाँ, पुट ली। फ्यूचर? नहीं, अप्रैल की पुट नहीं, ली है। अप्रैल की पुट सर। अप्रैल की आपने पुट खरीद रखी है, राइट? हाँ सर जी। तो आपने कितने की स्ट्राइक की खरीदी है? सर टोटल 3 लॉट खरीदी है सर, 9000। नहीं, 3 लॉट तो खरीदे हैं पुट, लेकिन किस स्ट्राइक पे कितने पे खरीदी है? सर 253 में। 253 की स्ट्राइक खरीदी होगी ना सर, तो कोई भाव पर हाँ, तो सर। खरीदी होगी आपने? नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं सर। आपने फ्यूचर ले रखा है या तो? अप्रैल की पुट है सर, 24 लास्ट है सर इसमें। 24 पे आपने खरीदी होगी आई गेस। रचना मैम, अगर आप समझ पा रहे हो, क्योंकि इन्होंने 9,000 शेयर बोले, तो इन्होंने अप्रैल की 3 पुट जो ये खुद कह रहे हैं इन्होंने खरीद रखी है, तो अगर पुट खरीदी है तो ये फायदे में होंगे, क्योंकि 253 की स्ट्राइक के लिए, और अब तो आप फायदे में हो ना महेंद्र जी? नहीं सर, सर लॉस में चल रहा है सर, 2,27,000 का लॉस चल रहा है सर, अभी 235 है ना सर। तो आपने कॉल खरीद रखी होगी फिर? हाँ सर, वही वही। ओके ओके। रचना मैम, 253 की कॉल खरीदी हुई है और 9,000 मतलब क्वांटिटी बैठती है। पहली चीज़ तो आपसे मैं यही समझना चाहूँगा कि जब आप खुद समझ रहे हो कि इनको कॉल और पुट का डिफरेंस समझ में आ रहा है और ये इस तरह की बड़ी क्वांटिटी लेके बैठे हैं विप्रो में, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर ये पुट भी लेते ना तो भी अभी तक इनका जो है जो भी प्रॉफिट आया होता वो डिस्टर्ब हो गया होता बिकॉज ऑफ द माइनर मूवमेंट्स आल्सो ऑन द अपसाइड जो रिसेंटली दिखी है पिछले दिनों में, तो वो पुट भी प्रॉफिटेबल रहता नहीं इनका। पहली बात। दूसरी बात कि इफ ही इज नॉट रियली क्लियर ऑन व्हाट ही हैज बॉट, तो दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। इस तरीके के मल्टीपल लॉट्स ऑन काउंटर लाइक विप्रो जहाँ पे लॉट साइज इज सो बिग। नेवरदलेस अगर इनकी अपन एज्यूम करें कि इन्होंने कॉल बाय करी है, तो वो इनकी प्रॉफिट में आने के लिए इस काउंटर को अपसाइड पे चल के दिखाना पड़ेगा, विच विद इन अप्रैल जो अपने पास 10 एक दिन बचे हैं उसमें होना, इन ऑर्डर टू क्रॉस द लेवल ऑफ 250 वुड बी लिटिल टू मच टू एक्सपेक्ट। तो मेरे हिसाब से हिज पोजीशन इज इनटू ट्रबल, एंड अगर कॉल है ये सही में तो फर्दर भी प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज ही जस्ट हैज गॉट 10 डेज टू प्ले विद। तो बहुत ही इनको या तो करंट लेवल से इनका लक इनको सपोर्ट कर जाए और अपस्विंग आ जाए तो लॉसेस को कट करना चाहिए। एंड इन एनी केस अगर इसका फ्यूचर्स या इसका कैश जो है वो 230 के नीचे जाना शुरू करे तो इनको डेफिनेटली निकल जाना चाहिए। तो महेंद्र जी, एक एडवाइस है कि अगर आप कॉल और पुट को बखूबी नहीं जानते हैं और कॉल और पुट को बहुत एक्टिवली ट्रेड या उसकी पूरी समझ नहीं रखते हैं, तो इनसे अभी आप दूर रहिए, क्योंकि ये बाज़ार के वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो हेजिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होते हैं। विप्रो के अगर आपने इतने ही शेयर कैश में खरीद के रखे होते तो रचना जी की एडवाइस कुछ और होती, अगर आप लंबी अवधि के निवेशक होते। लेकिन क्योंकि आप ऑप्शन के जरिए बाजार में उतरे हो और ऑप्शन की एक टाइमलाइन होती है, आखिरी एक्सपायरी का दिन, और अब आपके सामने खड़े हैं 3 दिन की छुट्टी और फिर धीरे धीरे करके वो जो प्रीमियम होगा वो वाइप आउट हो जाएगा, तो आपके पास वैसे ही समय नहीं है अपने ट्रेड को बचाने के लिए, तो लॉस बियर करना ही आपके लिए एक बड़ा चॉइस आगे चल के खड़ा हो जाएगा। सो अब इतने कम समय में विप्रो इतने बड़ा पुल बैक दिखाता है, और पुल बैक दिखाने की सूरत में आपकी ऑप्शन भागती है, ये 2 कंडीशन एक साथ होंगी या नहीं होंगी ये बड़ा मुश्किल है कहना। तो इसीलिए अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो देख संभल कर ही काम करिए, वहाँ पर मोमेंटम चेज किया जाता है, वहाँ ऐसे बैठकर आप इन्वेस्टमेंट की तरह उसे नहीं देख सकते हैं। सो इस चीज़ को आप थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद काम करिए। ज़्यादा लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है ऑप्शन में, तो उस पार्ट को भी आप एक बार असर्टेन कर लीजिएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और एक शारदा मोटर पे खरीदारी करने की राय राजीव साहब पूछ रहे हैं। मैम, कैसा लग रहा है ये शेयर? वैल्यू वाइज तो बेटर है, अदरवाइज? जी, जस्ट अ मोमेंट।
शारदा मोटर्स पे खरीदारी की जहां तक बात है, यहाँ पे हम फिलहाल बैठे हुए करीब करीब 1550 के लेवल पे, और काउंटर कुछ खास कर नहीं रहा और कुछ खास कर पाए ऐसे इसके चार्ट सेटअप फिलहाल है नहीं, और देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट। आई थिंक दिस शुड बी अवॉइडेड। अगर फिर भी इसी में एंटर करने को कीन है तो कम से कम 1450 पे एसएल लगा के फिर एंट्री करें और बने रहें। इसके अलावा एक सवाल गौतम कुमार साहब का, इनके पास अदानी पोर्ट के शेयर हैं 1340 रुपए के दाम पे, यहाँ क्या करना चाहिए? अदानी पोर्ट पे इनका नजरिया कितने टाइम का है? कुछ नहीं मेंशन किया मैम, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से इनका नजरिया है तो यहाँ पे हम करीब करीब 50 रुपए की फर्दर अपस्विंग देख सकते हैं, करीब करीब 1320 1330 तक ये जा सकता है, जिसके बाद एक रेजिस्टेंस अपीयर होने के चांसेस है। अगर इनका मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ही कैन स्टे इन्वेस्टेड इन दिस विद अ स्टॉप लॉस अराउंड 1150। 1150 अगर होल्ड कर जाएगा इस पे, विच इज अ गुड चांस कि होल्ड कर जाए, तो ये काउंटर 1500 की तरफ ओवर 3 to 6 मंथ्स जाता हुआ हमें नजर आ सकता है, 1500 1550 तक। तो 1500 1550 तक ये कहीं जाने की गुंजाइश तो रखता है, अगर आप इसमें समय दे सकते हैं तो। एक सवाल आया है मैम अशोक मुंजाल साहब का बेयर क्रॉप साइंस को लेकर, ये इसमें एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं, कम चर्चित शेयर है ये और टूटा भी था हाल में, क्या किया जाए इसमें?